हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व पहले पहले जानते हैं कि रोजगार के आधार पर अर्थव्यवस्था विभाजन। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सबसे पहले जानते हैं संगठित क्षेत्र क्या होता है। बता दें, संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें केंद्र सरकार नियामक एवं विनियामक की भूमिका में होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो संगठित क्षेत्र होता है वह सरकार के पास पंजीकृत होता है। सरकार के पास पंजीकृत होता है। पंजीकृत होता है। दूसरे नंबर पर कार्य के घंटे निर्धारित रहते हैं। कार्य के घंटे एवं वेतन निर्धारित होते हैं। और एक तीसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं औद्योगिक अधिनियम से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या औद्योगिक अधिनियम जैसे कानूनों से परिचालित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास पंजीकृत होते हैं। जैसे कोई संगठित क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है या कोई कारपोरेट सेक्टर है या कोई मान लीजिए कोई ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जैसे कि अडानी है। अडानी का जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी है। संगठित क्षेत्र रिलायंस जो है, रिलायंस लिमिटेड जो कंपनी है, वो लिमिटेड कंपनी जो है सरकार पर पंजीकृत होते हैं। और जो रिलायंस में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी के कार्य के घंटे एवं वेतन निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे बैल की तरह खटाया ही जा रहा है। उनके कार्य के घंटे निर्धारित, यानी कि उनके अगर 10 से 6 ड्यूटी है तो 10 से 6 8 घंटा का अपना काम करेंगे। और वेतन भी निर्धारित होते हैं और साथ ही साथ उनको समय समय पर वेतन में बढ़ोतरी भी की जाती है और साथ ही साथ टीए डीए भी दिया जाता है। और जितने भी संगठित क्षेत्र हैं वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम जैसे कानूनों से परिचालित होते हैं। अब सरकार की जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, मुकेश अंबानी को अगर कोई कर्मचारी हायर किए हैं तो अगर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी की वेतन अगर भारत सरकार ने निर्धारित किया है यदि 5,000 रुपए, तो मुकेश अंबानी को अपने कर्मचारियों को 5,000 रुपए हर महीने देना ही पड़ेगा। और यह भी निर्धारित किए काम के घंटे 6 घंटे होना चाहिए। तो मुकेश अंबानी जो
अपने हैं अपने कर्मचारियों काम घंटे 6 घंटे ही निर्धारित करेंगे। यानी कि ये सरकार के पास पंजीकृत होने के साथ ही इनके सब कुछ निर्धारित हो जाते हैं, सरकार के अनुसार ही इनके पूरे कार्य के घंटे। और इनका जो अलग अलग ऐसे हो सकता है, जैसे कि उनका कोड ऑफ एथिक्स अलग हो सकता है, जैसे कि ड्रेस कोड संबंधित हो गया, अनुशासन हो गया, डेकोरम मेंटेन करने के लिए वो अलग है, लेकिन जो और मूलभूत आवश्यकता की चीजें महत्वपूर्ण यही है। संगठित क्षेत्र के बाद हम देखते हैं असंगठित क्षेत्र क्या होता है। असंगठित क्षेत्र सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते हैं। पास पंजीकृत नहीं होते हैं। कार्य के घंटे भी निर्धारित नहीं होते हैं। जैसे हथकरघा उद्योग, और मझोले उद्योग आदि। कहने का मतलब यह है कि ये सरकार के पास पंजीकृत नहीं होते हैं। यानी जो असंगठित क्षेत्र जैसे हथकरघा उद्योग है, कोई व्यक्ति अपना जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जैसे सूती बनाता हो घर पर, या खादी वस्त्र बनाता हो, या कहने का मतलब यह है कि जो छोटे मझोले हैं जैसे अगरबत्ती बनाना, और साथ ही साथ जो रेहड़ी पटरी लगाकर अपना गुजारा करने के लिए जो अपना बेचते हैं, जैसे कि मान लीजिए केला बेचते हैं और सेब बेचते हैं, ये सब जो होते हैं इन सब के पास सरकार का कोई ऐसा नहीं है, सरकार इनको निर्धारित करती इतने घंटे काम के होने चाहिए। जैसे चूड़ी वाली फैक्ट्री जहाँ चूड़ियाँ बनती, पटाखे बनती है, वो सब निर्धारित नहीं होते, वो सब असंगठित क्षेत्र होते हैं। असंगठित क्षेत्र की हमारी सबसे बड़ी समस्या यह भी होती है कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है रेहड़ी पटरी वाला, रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति, आप ही बताइए, रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति सरकार के पास पंजीकृत होता है? नहीं पंजीकृत। ये सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चलता है, सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती, और साथ ही साथ इनके काम के घंटे भी निर्धारित नहीं रहता है। रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति सुबह से लेकर अपनी लारी पर केला सेब तरह तरह के फल फूल सब्जी बेचता रहता है, और इनकी जीवन दशाएं अनुकूल भी नहीं होती है। और हाथ से मैला धोने वाले आप सबने महानगरों में देखा होगा कि एक तबका ऐसा होता है जो गटर साफ करता है। जैसे कि सीवर जो होता है, सीवर को साफ सफाई करते हैं, सीवर में अगर पानी उनी फंस गया है, जैसे कि मलमूत्र फंस गया है, उसकी सफाई करके उसको साफ करते हैं सीवर को, उसे हाथ से मैला धोने वाले बोलते हैं। इन सब के लिए सरकार कोई नहीं, असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 47 करोड़ से ज़्यादा है, और इनका जीडीपी में योगदान जो है लगभग माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है 25% प्लस है। लेकिन इनके लिए सरकार कोई नहीं है, क्योंकि सरकार के पास अपर्याप्त डाटा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह समस्या होती है कि उनको अपर्याप्त डाटा नहीं, जैसे कि समस्या होती है कि कितने व्यक्ति हैं रेहड़ी पटरी वाले भारतीय समाज में, कितने व्यक्ति हाथ से मैला ढोने वाले हैं, कितने मछली पालन करने वाले हैं।
ये सब समस्याएं तरह तरह की होती है। ये सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं आगे, उसका नाम है स्वामित्व के आधार पर। जो हमने अर्थव्यवस्था क्षेत्र है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर जो होता है, पहले नंबर होता है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे पब्लिक सेक्टर, और दूसरा होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र, जिसे जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जो होता है, जैसे कि कोई संगठन है, कोई भी संगठन यदि सरकार के स्वामित्व में है, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। कोई भी संगठन, जैसे कोई भी संगठन है, यदि सरकार के स्वामित्व में हो, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र को तीन प्रकार कह सकते हैं। जैसे कि एक होता है प्रत्यक्ष नियंत्रण, एक होता है निगम, और एक होता है कंपनी। जैसे प्रत्यक्ष नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जैसे कि डाक, रेल, एसएसबी, ईटीसी, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष नियंत्रण। सब क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। जैसे निगम में हो गया, निगम में हो गया आपका एमटीएनएल, और आपका हो गया एलआईसी, आईडीएफसी, ये सब आपका क्या है? निगम है। निगम जो कारपोरेट कंपनी होते हैं, कारपोरेट कंपनी सरकार की जो संसद होती है, कानून बना के जो होता है उसे चलाती है, यानी ये कानून बना के इसे अधिसूचित किया जाता है, इसको बनाया जाता है कानून बना के निगम संसद द्वारा। और ये जो कंपनी, एक कंपनी एक्ट के अनुसार, कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार चलते हैं। जैसे कि आपका कोई कंपनी जिसमें सरकार के 51% से शेयर ज़्यादा हो, 51% शेयर ज़्यादा हो, तो वो कंपनी, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई हो गया ओएनजीसी, और प्लस और कंपनी हो गया आपका जैसे फर्टिलाइजर से संबंधित जो है गुजरात में,
ये सब जो चीज़ें होती है, इसका कहना है सार्वजनिक कोई भी संगठन सरकार के स्वामित्व में उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, कोई भी संगठन मान लीजिए अभी कोई है, जैसे मान लीजिए 1969 में क्या हुआ, 1969 में जो बैंक थे, 1969 में जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, नेशनलाइजेशन कर लिया था, तब जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। तब जो थी सरकारी बनी, यानी सरकारी मतलब इसमें सरकार के 51% से ज़्यादा शेयर हो गए इस बैंक में, इसलिए ये सार्वजनिक क्षेत्र का हो गया। ये सब चीज़ें होती है कंपनी के। और साथ ही साथ अब जानते हैं निजी क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की कंपनी इस सरकार के स्वामित्व नहीं होते हैं। सरकार के स्वामित्व में नहीं होते निजी क्षेत्र, जैसे कि मतलब कहने का मतलब है किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होते हैं। इन्हें जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी की कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस ही है, रिलायंस जो रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल से जो कंपनियां हैं, और साथ ही जो अडानी बिलमेयर लिमिटेड है, और उसके अलावा जैसे कि टाटा आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी है, ये सब जो कंपनियां हैं निजी क्षेत्र की, क्योंकि इन सब का संचालन कोई निजी व्यक्ति कर रहा है। निजी व्यक्ति मतलब जैसे कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सब व्यक्ति कर रहे हैं, सब सरकार के अंतर्गत नहीं है, ये अपना उनका स्वयं का उद्यम है, स्वयं इस कंपनी के सीईओ हैं, एमडी है, इस खुद ही ये कंपनी को चलाते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनी जैसे देख लीजिए आपका हो गया एक कंपनी जैसे कि अडानी बिलमेयर लिमिटेड, और इसके अलावा टाटा आयरन स्टील लिमिटेड, ये सब जो कंपनियां हैं ये सब निजी क्षेत्र की कंपनी है। इस संयुक्त क्षेत्र के विषय जानते हैं। संयुक्त क्षेत्र की कंपनी जो होती है इसमें सरकार एवं निजी कंपनी दोनों की भागीदारी होती है। जिसे हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं, जिसे हम ट्रिपल पी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका पीपीपी का जो है, पीपीपी को सरकार ने उद्योगों में लाने के लिए कहा। 1969 में दत्त कमेटी ने इसे अनुशंसित किया था। दत्त कमेटी ने बोला था कि पीपीपी को उद्योगों में शामिल किया जाए। देखिए पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इसको इसलिए शामिल करने की आवश्यकता होती है क्योंकि सरकार के पास अभी इतना मूलभूत ढांचे के लिए पैसा नहीं है कि सरकार अकेले ही वहन कर सके। जैसे हम सड़क बनाते हैं, जैसे कि सड़क जो हम बनाते हैं हाईवे वगैरह, तो हम बिल्ड एंड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल बनाते हैं, जिसको हम बीओटी मॉडल बोलते हैं।
इसको बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। जैसे मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल अंतर्गत हमें बनाते हैं सड़कें दत्त, जैसे कि सड़कें हो गई विद। क्या होता है इसमें, जैसे सरकार ने किसी निजी कंपनी को दे दी, मान लीजिए अडानी कंपनी को बोल दिया सड़क बनाने, अडानी ने सड़क बनाया, और सड़क बनाने के बाद जितना पैसा लगाया और पैसा वो टोल टैक्स के माध्यम से अडानी ने वो पैसा सुन लिया, सुनने के बाद वह फिर सरकार के हाथों में सौंप दिया। और इसके अंतर्गत एक और एक चीज़ें होती है, जैसे कि एक होता है कि होते नहीं कि निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे कि सरकार का निजी का दोनों साहतित्व रहे, इसके लिए सरकार क्या करती है कि जैसे कि मान लीजिए सब्सिडी देती है, छूट प्रदान करती है, और साथ ही साथ उनको अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती है, सब चीज़ें उपलब्ध कराती है संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत। इनमें दोनों की भागीदारी होती है, क्योंकि कई ऐसे हमारे वो हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम हैं, इसमें भी इसको भी बोला जाता है कि ये संयुक्त क्षेत्र की है, जॉइंट सेक्टर की है कंपनी है। ये सब निर्भर करता है चीज़ें। साथ ही साथ इसके अलावा अभी ध्यान देने योग्य बात है कि संयुक्त क्षेत्र इसलिए आवश्यक हो गया है आज के समय में या पहले से, क्योंकि भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि अकेले ही वह सड़क का निर्माण कर सके या किसी फैक्ट्री को बैठा सके। तो क्या करती है सरकार, किसी निजी कंपनी सहायता ले ले, निजी कंपनी के साथ मिलकर साझेदारी के हिसाब से। जैसे अभी आप देखेंगे जो बुलेट ट्रेन परियोजना है मुंबई से अहमदाबाद तक, उस परियोजना में एक तरह से इसको आप बोल भी सकते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक का, जैसे सरकार और प्राइवेट कंपनियों के योगदान से ही चल रहा प्रोजेक्ट आगे चल रहा है। जो मेट्रो हमारा होता है, मेट्रो भी सरकार और इनका दोनों का योगदान रहता है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, निजी रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे कि प्राइवेट वाले साथ साथ तो रहेंगे, लेकिन एक समय के बाद जब उनका लाभ अर्जित कर लेते हैं, तब लाभ अर्जित करने के बाद वह कंपनी से अपनी हिस्सेदारी किसी सरकार को रूपांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। सब चीज़ें होती है संयुक्त क्षेत्र में। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जो अर्थव्यवस्था है, वर्गीकरण। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर हम जैसे सबसे पहले जानेंगे हम पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, जिसमें बोलते हैं इसको कैपिटलिस्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश सोशलिस्ट, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। तो क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, हम जैसे कि हमारी जो चीज़ें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में बता दें आपको एक बार।
देखिए पूंजीवादी में क्या होता है, जो हम कोई चीज़ वस्तु का उत्पादन करते हैं, उत्पादन जब हम करते हैं, उत्पादन पे जो साधन होते हैं उस पे निजी स्वामित्व पाया जाता है। जो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होता है निजी लाभ के लिए किया जाता है, इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो होता है, जो भी कोई अर्थव्यवस्था है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब हम किसी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं सरकार के अंतर्गत नियंत्रण रहते हैं, जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वह लोगों के कल्याण के लिए उत्पादन किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह होता है, जो क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जो जब कोई जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधनों पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का नियंत्रण रहता है, और जो उसका आर्थिक लाभ है, आर्थिक लाभ जो है वो सरकार के अंतर्गत नियंत्रण रहते हैं। आर्थिक लाभ यह बाजार पे छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आर्थिक प्रणाली होती है, जैसे कि मान लीजिए उसको बाजार के लाभ पर छोड़ दिया जाता है। इसके कहने का मतलब यह है कि मिश्रित में मिक्स्ड इकोनॉमी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के संयोजन से बना हुआ है। संयोजन से मतलब जुड़ बना हुआ, क्या नहीं, कुछ तत्व हमने पूंजीवादी विचारधारा से लिया है अर्थव्यवस्था, कुछ हम समाजवादी। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में आप भी से जानते भी हैं कि क्योंकि हमारे पास इतना कार्यबल नहीं है शिक्षित कि हम कैपिटलिस्ट की ओर आगे बढ़ सकें, और साथ ही साथ इसके अलावा अगर कैपिटलिस्ट को हम अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वस्तु की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, ये सब चीज़ें डिपेंड। और साथ ही साथ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव भी हैं, और इसीलिए हमारे पास जैसे मतलब पैसे का अभाव है, इसीलिए हम मिक्स इकोनॉमी की ओर अग्रसर हुए। और और एक चीज़ यह भी है, हम इसलिए अब इसी विषय में हम गंभीर से चर्चा करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चल भी नहीं रहा यार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, विशेषता, लाभ। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में हमने आपको बताया, जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन जब निजी स्वामित्व और इसके अलावा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन जब निजी लाभ के लिए किया जाता है, तब उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहने का मतलब है, जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे भूमि, मशीन,
कारखाना आदि में निजी स्वामित्व पाया जाता है। और इसके अलावा वस्तुओं एवं सेवाओं के का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे भूमि, मशीन, कारखाना आदि में निजी स्वामित्व पाया जाता है और इसके अलावा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए जो इसमें पूंजीवादी विचारधारा में होती है, जो उत्पादन के साधन जैसे भूमि है, भूमि सरकार के अंतर्गत नहीं रहेगी, किसी व्यक्ति की रहेगी। और जो कारखाना होगा किसी व्यक्ति की रहेगा, किसी व्यक्ति का है, वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, व्यक्ति अपना स्वतंत्र है। कारखाना जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है, जैसे अडानी है, जैसे मान लीजिए अडानी है, अडानी क्या करते हैं बताइए, कारखाना जो अडानी जिसमें आटा बनाते हैं फार्चून का, और फार्चून का जिस तेल बनाते हैं जहाँ कारखाने में, आप बताइए वो कारखाना क्या सरकार के नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में तो नहीं है, कारखाना अडानी का है। यानी कहने क्या मतलब, जब किसी अर्थ उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, यानी व्यक्तिगत स्वामी है, यानी कारखाना अडानी का है। अडानी, अब उसमें अडानी भाई अब जो भी उत्पादन कर रहे हैं, अडानी बताइए जो भी उत्पादन कर रहे हैं तेल का, अपने लिए कर रहे हैं, ना कि लोक कल्याणकारी के लिए कर रहे हैं ना। समझ नहीं आप? इसका मतलब ये क्या कहते हैं, जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में ये सब है, जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में, जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा जो यह विचारधारा है एडम स्मिथ ने दिया था, डॉक्टर एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ 1776 में ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जब अपना एक बुक प्रकाशित किया गया था और सारे उनके शोधार्थी के साथ मिलकर, तो यह विचारधारा काफ़ी आया और उस समय अमेरिका ब्रिटेन में यह भी मांग हो रही थी सरकार का नियंत्रण जो है फैक्ट्रियों पर कम से कम हो। अगर फैक्ट्री पर नियंत्रण सरकार का होगा तो लोग हतोत्साहित होंगे उत्पादन करने के लिए, यानी पैदावार करेंगे ही नहीं। तो जब आए उन्होंने अपनी द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में एडम स्मिथ ने बोला कि हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि बोले कि हस्तक्षेप मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि लोग जैसे कि अडानी अगर उत्पादन कर रहे हैं तो सर मोदी जी ये नहीं हस्तक्षेप करेंगे अडानी तुम क्या उत्पादन कर रहे हो, क्या नहीं उत्पादन कर रहे हो। और साथ ही अडानी कितना भी उत्पादन कर रहे हैं उसका कीमत का निर्धारण अडानी करेंगे, यानी डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करेगा। ये सब चीज़ें होती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे अमेरिका जैसी कंट्री में चले, अमेरिका जो है पूंजीवादी राष्ट्र है वहाँ, और ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब आप कंट्री में जाएंगे आपको वहाँ ये सब देखने को मिल जाएगा। वहाँ जो कंपनियाँ होती है सरकार के नियंत्रण में होती नहीं है, वो अपना खुद ही उत्पाद कर सामान बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई पिज्ज़ा बर्गर वाली है, जैसे है कोई कंपनी वहाँ पिज्ज़ा बनाती है, पिज्ज़ा बनाने के बाद
तो मांग डिमांड एंड सप्लाई पे बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए जब उसकी मांग ज़्यादा हो गई, कीमत बढ़ा दिए। तो ये सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। आपने देखा जैसे कि ये भी चीज़ें देखा जाता है, निजी लाभ होता है, व्यक्तिगत लाभ होता है, इसमें समाज का कोई कल्याणकारी नहीं। जैसे अपने पेट भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए ये सब आते हैं। तो इसके जो जन्मदाता हैं, इसके जन्मदाता जो हैं एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ हैं। अब आप ही बताइए, जैसे कि अभी आपको और समझाया, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी है पिज्ज़ा बनाने वाली। पिज्ज़ा आप सब खाते भी होंगे। पिज्ज़ा तो आजकल जैसे कि महानगर क्षेत्रों में, जैसे दिल्ली मुंबई, भारत के दिल्ली मुंबई हैदराबाद गुरुग्राम चेन्नई कोलकाता आदि में बहुत धड़ल्ले से खाया जाता है। पिज्ज़ा खाना एक होता है अभिजात वर्गीय एलिट फैमिली का एक वो माना जाता है। तो जैसे कि हम बोल दिए पिज्ज़ा बनाने वाले कोई है, जैसे कि मैकडोनाल्ड, ये पिज्ज़ा कंपनी है अमेरिका की। अब क्या हुआ, अमेरिका के हैं, कंपनी भी नहीं खुद की है। मैकडोनाल्ड क्या किया, अब इन्होंने अपनी एक ऑफिस फ्रेंचाइजी खोल दिया। जैसे मतलब कि अपनी मैकडोनाल्ड नाम से पिज्ज़ा जो कंपनी बनाती है अमेरिका में, यूएसए में, इन्होंने ऑफिस खोल दिया। ऑफिस खोलने के बाद इन्होंने पिज्ज़ा बनाना शुरू कर दिया। जब पिज्ज़ा बनाना शुरू कर दिया तो लोग उनके दुकान पे पिज्ज़ा खाने आने लगे। उनकी भैया इनकम भी खूब होने लगी। सब बहुत सारे आने लगे। इनकी पिज्ज़ा इतनी प्रसिद्ध हो गई। पहले पिज्ज़ा जब शुरुआत में दुकान खोले थे भैया साहब, तो ये पिज्ज़ा बेचते थे 5 रुपए का। 5 यानी 5, मान लीजिए या रुपये में नहीं, समझ लो $1 में बेच रहे थे यूएसए में। $1 का पिज्ज़ा बिक रहा था। लोग इनके पिज्ज़ा पसंद करने लगे, दूर दूर से खाने आने लगे पिज्ज़ा को। लोग जब दूर दूर से आने लगे, तब इनके मन में एक विचार आया, मांग ज़्यादा हो गई। जैसे कि देखते थे कि अगर 5 पिज्ज़ा है, अब इनके पास जैसे कि पिज्ज़ा कम पड़ने लगता था, 8 ही नहीं पाता था। तो इन्होंने क्या किया, बोल दिए भैया पिज्ज़ा जो है $1 कम नहीं मिलेगा, $5 का मिलेगा एक पिज्ज़ा। अब तो मांग ज़्यादा हो गई, जैसे कि डिमांड ज़्यादा हो गया। अब जब भैया मांग ज़्यादा हो जाए, कीमत में बढ़ोतरी हो गई भाई, क्योंकि पिज्ज़ा इनके पसंद करने लगे। मांग डिमांड इसमें, अब बताइए किसी रूप में सरकार आई हस्तक्षेप की। इसीलिए आप ही बताइए इसकी विशेषता क्या होगी। ये मांग एवं आपूर्ति पर चलती है। मांग एवं आपूर्ति मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर। डिमांड एंड सप्लाई मतलब जितनी, अगर डिमांड है बाजार में, अगर डिमांड है पिज्जा की 5 डिमांड है, अगर 5 है तो 5 अपनी सप्लाई भी करेंगे। डिमांड डिमांड मांग एवं आपूर्ति पर। और साथ ही साथ इससे वस्तुओं की गुणवत्ता भी सुधरती है। वस्तुओं की गुणवत्ता भी सुधरती है। अब आप ही बताइए, वस्तु की गुणवत्ता इसलिए सुधरती है। अब मान लीजिए पिज्जा है, इनका तो एकाधिकार नहीं, कोई व्यक्ति और आगे पिज्जा खोलने वाला दुकान मैकडोनाल्ड गरी कोई उनके और एक भाई हैं, जलन के नाते खोल दिए, वो भी अपना दुकान पिज्जा, उनसे अच्छा भी पिज्जा बना रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा भावना हो गई ना, उनके भाई भी बनाने लगे, वो भी बनाने लगे। ये होती है कि हम अच्छा से अच्छा सर्व कर सके, यानी अच्छा से अच्छा बना सके। इससे क्या प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी तो वस्तुओं की गुणवत्ता भी सुधरेगी। और साथ ही साथ यह ध्यान रखिए, जब इसकी विशेषता यह भी होती है, बाजार प्रणाली पर कार्य करती है।
कहने का मतलब यह है, अब जैसे पिज्जा वाले हैं भैया, अब हैं बाजार प्रणाली, ऐसा तो है नहीं सरकार ने एक कर दिए, कोई मुनाफाखोरी कर लिए, जमाखोरी कर लिए, अपने अंदर वो स्टोर कर लिए पूरा पिज्जा। नहीं, बाजार प्रणाली, बाजार में देखिए भाई डिमांड ज़्यादा है, भाई मांग ज़्यादा है, सप्लाई नहीं हो पा रही, कीमत में बढ़ा दो भैया। जब कीमत बढ़ा दिए भैया, तब ये सब कार्य करता है, इससे गुणवत्ता वस्तु सुधरती है, और साथ ही साथ कीमत जो है, कीमत का निर्धारण बाजार करता है। कीमत का निर्धारण कौन करता है? बाजार करता है। अभी बताइए, जैसे कि जो कीमत होता है उसका निर्धारण कोई सरकार नहीं करेगी, बाजार करेगी। बाजार में जिस अनुसार वस्तुओं की मांग रहेगी उसी अनुसार उसकी कीमत बढ़ेगी। अभी बताते हैं, जैसे आप अभी इंडिया में कोई सामान लिखते हैं, लेते हैं, उसमें एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। यानी कि मान लीजिए कोई, जैसे हम नमक लेते हैं, नमक की कीमत एमआरपी 22 रुपये है, तो उससे ज़्यादा दुकानदार 22 रुपये से ज़्यादा नमक क्यों नहीं बेच सकता है। लेकिन आप अमेरिका में कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, वहाँ एमआरपी नहीं लिखा रहेगा। वही वही जैसे कि नमक जो है, अमेरिका किसी शॉप पर 20 रुपये है और किसी शॉप पर आपको 30 रुपये दे देंगे। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि किस पे निर्भर कर रहा है? डिमांड एंड सप्लाई में। जैसे मान लीजिए अमेरिका में दो प्रांत हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं एक कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया और वर्जीनिया, ये है। अब आप ही सोचिए, अब कैलिफोर्निया वर्जीनिया है अमेरिका का, यूएसए का ये है। अब क्या हुआ, कैलिफोर्निया में जो नमक है, नमक नमक मिल रहा है $2 का, ठीक। वर्जीनिया मिल रहा है $3 का। लेकिन क्या हुआ, यहाँ भी मान लीजिए $2 की मिल रहा है, बराबर बराबर। क्योंकि अभी नमक, जैसे मान लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है भी, इनको देख के $2 में चले गए, $1.5 में चले, दोनों लोग $2 में बेच रहे हैं। क्या हुआ, कैलिफोर्निया में मान लीजिए किसी को नमक की आवश्यकता पड़ गई है और नमक खरीद लिए, और मांग ज़्यादा, मान लीजिए कैलिफोर्निया में किसी उद्योगपति के यहाँ शादी विवाह है, शादी विवाह में तो मान लीजिए नमक ज़्यादा मांग लीजिए, जैसे वैसे नमक तो खाने वाले इतना चीज तो है नहीं, मान लीजिए वो 30-40 किलो 30-40 किलो नमक को लेके चले जाते, लेने के लिए चले आए। तो क्या किए, 30-40 एक दुकानदार पास बोले, गए भैया, बोले कि भैया नमक दे दो। नमक वाले बोले कितना चाहिए, बोले 1 केजी नहीं, 1 केजी नहीं भैया, मैं 40 केजी चाहिए। 40 केजी कैलिफोर्निया वाले $2 के हिसाब से दे दिया। फिर एक व्यक्ति और आता है लेने, तो दुकान फिर वो भी 40 किलो लेके चला। दुकानदार के मन में आता है कि भाई नमक तो लग रहा है डिमांड ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, धड़ल्ले से कीमत को $3 कर दिया, यानी कीमत में वृद्धि कर दी। यानी क्या कहते हैं, कीमत की निर्धारण जो होता है बाजार करता है, ना कि कोई सरकार करती है। यानी जिस अनुसार मांग रहेगी उसी अनुसार कीमत का भी निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो और है, इससे जमाखोरी भी नहीं हो पाती है, इसकी एक विशेषता यह है। जमाखोरी इसलिए नहीं हो पाता है, जैसे कि क्या हुआ, दुकानदार भाग जाएगा, आएंगे कहेंगे मैं पूरा नमक दे दो, दुकानदार तो पूरा नमक देगा नहीं, क्योंकि जैसे कि ये होता है, जैसे कि किसी, अगर कोई व्यक्ति हो, अगर कोई किसी वस्तु को महंगा करना चाहे, मान ली किसी स्थान विशेष पर उसने नमक को खरीद कर पूरा खरीद लिया। अब यहाँ होगा, जैसे अमेरिका के यहाँ कैलिफोर्निया में किसी दुकान पर गए 100 किलो खरीद लिए,
तो बगल वाले दुकानदार के पास आएगा, एक व्यक्ति लग रहा है इसको नमक की ज़्यादा आवश्यकता है, बगल दुकान ने बोला भैया हम $2 में ना दे गए, $3 में देंगे नमक, यानी जमाखोरी भी नहीं हो पाता है। ये सब इसकी विशेषता होती है। अब इसके लाभ के विषय में चर्चा कर लेते हैं। लाभ इसका होती है, प्रथम नंबर रोजगार का सृजन होता है। रोजगार का सृजन, और दूसरे नंबर पर इससे आर्थिक समृद्धि भी होती है। और इसके अलावा लोगों को विशेष गुणवत्ता से युक्त खाद्य पदार्थ या सेवा मिलता है। कहने का मतलब है, आप ही बताइए, डिमांड एंड सप्लाई है। जैसे मान लीजिए यही पिज्जा वाला ही था मैकडोनाल्ड भैया देखिए, पिज्जा बनाने वाले की ज़्यादा संख्या चाहिए, क्योंकि उस जैसे कि मान लीजिए उन्होंने खोला, 4 व्यक्ति रखा था, अब 4 व्यक्ति मिलकर 100 पिज्जा बनाते थे, लेकिन उनको प्रतिदिन 400 पिज्जे की आवश्यकता है, तो उससे क्या होगा, रोजगार का सृजन हुआ। लोग पिज्जा वाले मैकडोनाल्ड ने और हायर करना शुरू कर दिए व्यक्तियों को, भैया हमें और पिज्जा बनाने वाले चाहिए। और भाई पिज्जा इससे साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि होगी, यानी समाज के अनुरूप विकास होगा, और सारे लोगों को विशेष गुणवत्ता से युक्त खाद्य पदार्थ या सेवा मिलेगा। यानी कि पिज्जा वाला बनाएगा, गुणवत्ता का ध्यान रखेगा, क्योंकि इसके मन में यह भी भय रहेगा कि अगर मैं कोई वस्तु अगर खराब बना दिया, सेवा का अगर लाभ नहीं दे पाया, सेवा अच्छी हमारी नहीं है, तो लोग दोबारा मुड़ के हमारी दुकान पर आएंगे नहीं। ये सब इसके लाभ होते हैं। अब इसकी हानि के विषय चर्चा कर ले। हानि हानि की बात करें, वर्ग संघर्ष होगा। संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में, देखिए इसमें क्या समस्या है। जैसे मान लीजिए पिज्जा बनाने वाले हैं, ऐसा ही नहीं है, अमेरिकन भी भैया गरीब लोग हैं, तो अमीर लोग भैया और अमीर हो गए, गरीब लोग और गरीब हो गए, तो इससे क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा। यानी जो अमीर हैं अमीर हो जाएंगे, गरीब से संघर्ष होगा। अमीर लोग का जीवन लाइफ स्टाइल देख के गरीब लोग सोचेंगे हम भी ऐसा जीवन पाएं, लेकिन वो तो है नहीं समस्या, क्योंकि धन का तो पूरा उद्योगपति ले जा रहे हैं। और साथ में संपत्ति जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा। संपत्ति के हाथ मतलब कि जैसे भारत में कहा जाता है, जो संपत्ति है मुख्यतः 10-12 उद्योगपतियों के पास पूरी होता नहीं, कहा जाता है एक अर्थव्यवस्था का पूरा पैसा उन्हीं के पास है। जैसे मान लीजिए टाटा हो गया, अडानी अंबानी, और बाकी गोदरेज कंपनी हो गया, और साथ ही साथ वेदांता कंपनी हो गई, और अनिल अग्रवाल की, और साथ ही साथ जो आधार पूनावाला का सीरम इंस्टीट्यूट है, वो सब है। ये सब बहुत सारे पैसे हैं, और वर्ग संघर्ष की भावना तो रहती है। हानि ये है, और संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। ये सब इसकी हानियां हैं जो थे। और साथ ही साथ एक समस्या यह भी रहती है, हानियां, जीवन लोग सापेक्षिक गरीबी से, किससे, सापेक्षिक गरीबी से
गरीबी से परेशान। सापेक्षिक गरीबी का मतलब ये हम कह रहे हैं, जैसे कि मतलब गरीब वह तो है लेकिन किसी की तुलना में गरीब है, जैसे कि मुकेश अंबानी की तुलना में हम गरीब हैं, इसको सापेक्षिक गरीबी बोलते हैं। जैसे मुकेश अंबानी है, जैसे कि एक गरीबी का जो स्तर होता है जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाता हो, जैसे कि भोजन का, स्वास्थ्य सेवा का, और जल का, और शिक्षा का, ये सब अगर जो इसको प्राप्त नहीं कर पाता है तो गरीब माना जाता है। लेकिन सापेक्षिक गरीबी जब होती है किसी की तुलना में, जैसे मान ली मुकेश अंबानी हमसे अमीर आदमी है, वो चार्टर्ड प्लेन उनके पास है, और तरह तरह के उनके पास लग्जरियस घर हैं भोग विलासता के, और साथ ही साथ उनके पास कई ऐसे ऐसे कार कलेक्शन है, तो हमारे पास तो नहीं है ना, वो हम उनके तुलना में गरीब हैं। तो क्या देखा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लोग सापेक्षिक गरीबी से परेशान होते हैं। जैसे आप ही बताइए, कोई अमीर व्यक्ति है, उसने लेवाइस का जीन्स 2000 का पहना हुआ है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसने जीन्स पहना है 100 रुपए का, तो उस सापेक्षिक तुलना में गरीब है। वैसे गरीब नहीं, तुलना में, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब वो गरीब है। और रही बात, अभी बताए थे इनके जो पिताजी हैं पूंजीवादी, पिताजी का नाम है इनके, नाम है एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ हैं इनके पिता। इन्होंने यही एक सिद्धांत दिया था, हस्तक्षेप की नीति। ये सब चीजें होती है। अब हम जानते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। भैया इसका क्या है, अर्थ क्या है? पहला नंबर, जनक कौन है? उसके बाद विशेषता क्या है? लाभ क्या है? हानियां क्या है? देखिए, इसमें क्या है जान लेते हैं। पूंजीवादी आ गया, लोग परेशान हो गए, मजदूर जो कंपनी में काम करने मजदूर ही रह गए, अमीर और अमीर होते जा रहे थे। फिर उस समय कार्ल मार्क्स आए, जिन्होंने अपनी दास कैपिटल में जिक्र भी किया है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें सुख खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय बंधनों के। यानी कि कहने का मतलब है कि उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, बुर्जुआ एवं सरभारा, बुर्जुआ अमीर लोगों को, सरभारा गरीब लोगों को। तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए जो उत्पादन के साधन हैं, मार्क्स कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स जी कह रहे हैं, जो उत्पादन के साधन है जैसे मशीन, भूमि है, और कारखाना फैक्ट्री, उस पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए। चलो भैया बढ़िया बोले। और साथ ही साथ जो उस कारखाने से उत्पादन किए जाए वस्तुओं का, मान लीजिए कारखाने से हमने कर दिया उत्पादन गेहूं का, तो गेहूं का उत्पादन करके सरकार उसे गरीबों में और जरूरतमंदों में बांट दे, बराबर बांट दे, यानी कि लोग कल्याण, यानी उत्पादन जो होगा लोग कल्याण के लिए उत्पादन होगा, लोगों को बांट दे। तो इनकी यही थी, यानी कहने का मतलब है क्या है, जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर, जैसे भूमि, फैक्ट्री,
और क्या हो गया, और कंपनी पर नियंत्रण सरकार का हो। सरकार का हो और वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन लोक कल्याण के लिए किया जाए। किया जाए। जैसे कौन कौन सी कंट्री हैं समाजवादी, चीन, रूस। ये रूस में है, रूस में कोई कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है आटा बनाने वाली, कोई है कंपनी आटा बनाने वाली। तो रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, हमने क्या बताया, जब किसी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधन पर भूमि, फैक्ट्री या कंपनी पर नियंत्रण सरकार का हो और वस्तु सेवा का जो उत्पादन किया जाए उसको लोक कल्याण के लिए किया जाए। क्या मतलब है, जो सार्वजनिक क्षेत्र जो कंपनियां हो, जैसे आटा बनाने जो कंपनी हो, पुतिन के हाथ में, पुतिन ने क्या किया, आटा उत्पादन किया और आटा को उसका लोक कल्याण के लोगों में वितरित कर दिया। इसके जनक जो हैं कार्ल मार्क्स हैं। विशेषता यह होती है, सरकार का नियंत्रण होता है। निजी स्वामित्व में सरकार का नियंत्रण होता है, साथ ही साथ जरूरत के हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब है, जो भी जैसे पुतिन ने अभी जैसे मान लीजिए किसी, अब जैसे रसिया में 10 टन अनाज की आवश्यकता है, तो फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉय को बोल दिए 10 टन, उन्होंने आटा का उत्पादन किया और वितरित कर दिया। यानी वो जरूरत के हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है इस अर्थव्यवस्था में, समाजवादी में। और इसके अलावा लाभ जो है, लाभ यह होता है, जरूरतमंद तक सेवाओं की पहुंच होती है। और गरीबी घटती है। और साथ ही साथ देखिए, जरूरतमंद तक सेवाओं, जैसे कि जरूरतमंद तक सेवाओं की पहुंच हो। जरूरतमंद मतलब कि लाभ ये है, जरूरतमंद व्यक्तियों को इस सेवाओं की पहुंच पहुंच जैसे जो जिसको जरूरत हो, मान लीजिए ऐसा नहीं है जिसको, मान लीजिए जिसको अभी अनाज की जरूरत है, उसकी उत्पाद सरकार दे रही है। और साथ ही साथ जैसे किसी की सर्विस की जरूरत है, सर्विस मतलब कि सेवा, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन करना, किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो, तो ये सब चीज़ें, बस उसका किराया वगैरह हो, ये सब सरकार निर्धारित करेगी। कितना पैसा लिया जाए, ज़रूरत के हिसाब से कितना न लिया जाए, ऐसा सरकार ने एक निर्धारण करती है। और साथ ही साथ गरीबी घटती है।
जो लोगों का जीवन भी होता है, जीवन उच्च कोटि का होता है, यानी लाइफ स्टाइल अच्छा होता है। लाइफ स्टाइल से कहने का मतलब है कि लोग अब जो कुपोषित हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, तो उनको ये लाभ मिलेगा कि सरकार उनको समय समय पर उनकी हर एक चीज़ की हेल्थ के लिए देखभाल कर रही है, तो बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान देने वाली बात है, और क्या होता है, लाइफ स्टाइल में रिफॉर्म होता है। लाइफ स्टाइल में रिफॉर्म होता है, यानी जो जीवन की अनुकूल दशाएं हैं, जो प्रतिकूल थी या अनुकूल हो गई हैं। अब ना कोई अमीर है, सब गरीब है, सब बराबर से प्रेम पूर्वक से समाज में, मार्क्स का ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, सब प्रेम से रहे। तो अगर सरकार जब नियंत्रण करेगी, सरकार ये रहेगा, सरकार सबको बराबर ध्यान से रखेगी, ध्यान से देखेगी। जैसे मान लीजिए पुतिन जो है अपने रूस के जो निवासी हैं, उनको अमीर और गरीब जितने भी व्यक्ति हैं उनको समान निगाहों से देखेंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यानी एक ऐसे समाज की परिकल्पना की है जहाँ कोई अमीर गरीब हो ही या सब प्रेम से अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हो। ये सब चीज़ें की गई, और साथ ही साथ इसकी जो हानियां हैं, इसकी हानियां जो है, हानियां नंबर 1 ये है, वस्तु की गुणवत्ता में ह्रास, गुणवत्ता में गिरावट। अब क्या हुआ, जैसे उनकी कंपनी में आटा बनाने वाले हैं, मान लीजिए कोई है आटा बनाने वाले, वहाँ जो कर्मचारी, देखो मनुष्य जो होता है मूलतः स्वार्थी होता है। तो अगर जब वो पैसा वैसा कमाने उसको लाभ नहीं, वो बेमन से ऐसे ही काम करेगा, उसके अंदर ऐसे रहेगा, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया। और साथ ही साथ गुणवत्ता चाहे रहे या ना रहे, तो बेमन से काम कर रहे हैं, वह की गुणवत्ता में गिरावट। और साथ ही साथ बेरोजगारी और आर्थिक समृद्धि में कमी। जीडीपी भी प्रभावित, आईसीआर में वृद्धि, और साथ ही साथ जीडीपी भी प्रभावित, आईसीआर में वृद्धि, जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो में वृद्धि हो जाएगी। एफडीआई नहीं आएगा, एफडीआई में कमी, यानी कुल हानि दिख जाएगा। इनकी समस्या ये है, कोई हतोत्साहित हो जाए। आप ही बताइए, मान लीजिए रूस में कोई कंपनी है, निवेश करने के लिए जाए, ठीक, निवेश करने के लिए गए, अब सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार बोली भैया रूस को इतना आटा इतना उत्पादन करो। अब मान लीजिए आपने 5 किलो उत्पादन कर दिया, और उत्पादन करने के बाद अब क्या हुआ, अब बोल दिए भैया कंपनी से अब तुम रुक जाओ, उत्पादन मत करो, हमारे लोगों को आवश्यकता पूर्ति हो गई। कीमत अब उसकी लागत आई है ये 4 रुपये, वो बेचारा 8 रुपये बेचना चाहे, नहीं 4 रुपये नहीं, 6 रुपये किलो तुम आटा बेचो भैया। मान लिया अडानी ही गए निवेश करने रसिया में, नहीं जानेंगे, उनको लाभ ही नहीं मिलेगा रसिया में निवेश करने से, क्योंकि वहां पूरा सरकार का नियंत्रण है भाई, कीमत भी सरकार निर्धारित करेगी, तो क्या फायदा है। जब कीमत सरकार निर्धारित करे तो क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है, जब कीमत सरकार निर्धारित करे क्या फायदा है, आप ही बताइए। तो लोग हतोत्साहित होंगे, उद्योगपति कोई जाएगा ही नहीं निवेश करने के लिए, देश एकदम उथल पुथल हो जाएगा। ये सब समस्याएं होती है। शुरुआत में हम भी समाजवादी की ओर अग्रसर थे, लेकिन धीरे धीरे जब 1991 में हमने
हमने तो वैसे हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पूंजीवादी समाजवादी, लेकिन हमारा झुकाव समाजवादी की ओर ज़्यादा था प्रारंभ में। लेकिन फिर हमने 1991 में आर्थिक प्रणाली में अपना एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के, तब इसके माध्यम से हमने और जो है पूंजीवादी को बढ़ावा दिया। तब जाके हमारा जो पूंजीगत घाटा था वो सब ठीक हुआ, सब सारी बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई, उसको चर्चा करेंगे एलपीजी वाले चैप्टर में। पहले तो यहाँ देख लीजिए। अब आप बेरोजगारी, बेरोजगारी कैसे आएगी? कंपनी में आए, कंपनी में है, कोई सामान खरीद ही नहीं रहा है, वहाँ मान लीजिए अडानी गए, निवेश कर दिए वहाँ कंपनी में, वहाँ अपनी खोल दिए एक आटा बनाने वाली, वहाँ कीमत निर्धारण वो कर रहे हैं, मान लीजिए अडानी वहाँ हायर किए हैं, एक को 40,000 रुपये महीने को, उनको 40,000 रुपये मिल ही नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे? छटनी करें। भैया आटा वाले बोले तुम आटा मत बनाओ, अब कम लोग आटा बनाए, क्योंकि डिमांड, मांग ही नहीं है, तो क्या करेंगे रख कितना? आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी इससे रूस की, साथ ही साथ जीडीपी भी प्रभावित। भाई जब ग्रोथ ही नहीं होगा तो जीडीपी कितने देश से बढ़ेगी? साथ ही साथ आईसीयूआर जिसे बोलते हैं कि वर्धमान पूंजी उत्पादन अनुपात, यानी कि यानी कि इनकी जो बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए थी आईसीयूआर, कहा जाता है किसी राष्ट्र का आईसीयूआर जितना भी कम होता है उतना ही वह राष्ट्र संपन्न माना जाता है टेक्नोलॉजी में। मान लीजिए एक आटा बनाने वाली कंपनी है, मान लीजिए भारत में अडानी 5 किलो आटा बनाते हैं 2 घंटे में, तो वही अमेरिका में 5 किलो आटा बनाया जाता है मात्र 20 मिनट में। तो क्या अंतर हुआ? उनका आईसीयूआर कम है। क्यों कम है उनका? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है उन्नत किस्म की, इसीलिए। और एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, कोई निवेशक आएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, मनुष्य मूलतः स्वार्थी प्राणी है, कोई क्यों ही निवेश करे? आप ही बताइए। अगर आप ही कोई अगर इन्वेस्टर हो, आपको कोई अगर जगह जाना है, पैसा लगाना है किसी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आप रसिया में गए या चीन में गए, पैसा लगाना हो, चीन में गए, अब जिनपिंग साहब आपसे मिले, आपने वहाँ जिनपिंग साहब से बात कर लिया, जिनपिंग साहब बोले ठीक है भैया आप लगा दो कोई कंपनी, मान लिया साड़ी दुकान, साड़ी का आप खोल दिए कोई फैक्ट्री, यहाँ साड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत की तरफ बैठा दिए, सूरत निर्माण होने लगा, आप बकायदा चलने लगी। तब इससे क्या हुआ? साड़ी बनने लगी, साड़ी बनाते बनाते चीन में तो मांग तो ज़्यादा है। जैसे आपने साड़ी बनाया है, एक कीमत लगी एक साड़ी में 50 रुपये, आप चाहते हैं मन मुताबिक इसमें 400 रुपये बेच के लाभ कमा लें। नहीं भैया, हम सी जिनपिंग साहब बोलेंगे कीमत का निर्धारण 100 रुपये ज़्यादा साड़ी नहीं बिकेगी। यानी कीमत पर नियंत्रण किसका हो गया? चीन का। यानी पूरा नियंत्रण सरकार का रहता है, इसीलिए लोग हतोत्साहित होते हैं उत्पादन करने के लिए। अब साथ ही साथ हम जानते हैं, हम जानेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जनक कौन है? विशेषता, लाभ एवं हानि। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है जो अर्थव्यवस्था जैसे भारत की, इसमें जो उत्पादन के साधन हैं, कंपनी है, फैक्ट्री है, उत्पादन के साधन पर सरकार का भी नियंत्रण रहता है और निजी कंपनियों का भी नियंत्रण रहता है। किसका? सरकार का और निजी कंपनी दोनों का। यानी कि कहा जाए कि इनमें समाजवादी और पूंजीवादी का दोनों का गुण पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में।